वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? अच्छी है मॉर्निंग? चाय बाय पी ली है? चलिए लेक्चर शुरू करते हैं आज का। और आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। और उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो वहां से शुरू करते हैं और फिर जाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस, कर्ल एंड ग्रेडियंट। एक्चुअली देखने जाओ तो ये कहीं पे टेक्स्ट बुक में दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन ये एक शॉर्ट ट्रिक्स है एक्चुअली। अगर इस शॉर्ट ट्रिक्स को अगर आपने याद रख लिया है तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ओके, तो देखते हैं वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है और वो चीजें क्या है। तो सबसे पहले बात करनी है डाइवर्जेंस की। ओके, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का मतलब डाइवर्ज होना। डाइवर्ज होना मतलब क्या? ध्यान से देखना, मैं जो बता रहा हूं वो। मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है ऐसे। ओके, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है। मान लो कि ये 2Q चार्ज है और ये है Q माइनस Q बेसिकली। तो डेफिनेटली ये पहला वाला जो चार्ज है वो क्या है, डबल है दूसरे वाले चार्ज से। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बाहर निकलेगी वो भी क्या होगी, डबल होगी। तो ये कुछ ऐसा हो गया, देखो यहाँ पे ये एक, ये दो, ये तीन, चार, पांच, और ये गई सिक्स। टोटल 6 लाइन यहाँ से बाहर निकली प्लस में से। और माइनस के अंदर कितनी लाइन गई भाई? अंदर सिर्फ 3 लाइन गई, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ से 3 लाइन कुछ ऐसी होगी कि जो बेसिकली इनफाइनाइट लेवल पे कहीं पे चली जाएगी। ठीक है, ये लाइन चली जाएगी, ये लाइन चली जाएगी, मतलब ये सब लाइंस जो ऐसी लाइंस हैं जो इनफाइनाइट लेवल पे चली जाएगी। तो मतलब ये है कि यहाँ से 6 लाइन निकलेगी, 6 लाइन में से 3 लाइन नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएगी, बाकी की 3 लाइन इनफाइनाइट पे चली जाएगी। और इसको कहते हैं डाइवर्ज होना। इसको क्या कहते हैं? डाइवर्ज होना कहते हैं। समझ में आया डाइवर्ज होना क्या होता है? डाइवर्ज होने का मतलब क्या होता है कि बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो डाइवर्ज हो जाती है, उसका मतलब वो इनफाइनाइट तक चली जाती है, उसको जहां जाना चाहिए वो नहीं जाती। तो डाइवर्जेंस एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो मेजर करता है कि कितनी लाइन डाइवर्ज हुई है, राइट। तो वो सब हाई लेवल का कंसेप्ट है। अपने लेवल पे क्या सीखना है, देखो ध्यान से। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए मतलब क्या होता है? तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए होता है नेबुला डॉट ए। नेबुला हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। नेबुला क्या होता है? डेल बाय डेल एक्स, फिर डेल बाय डेल वाई, और डेल बाय डेल जेड होता है। और ये ए वेक्टर जो होता है वो क्या होता है? उसके कंपोनेंट मिलेंगे ए एक्स, ए वाई और ए जेड। तो इसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट करके देखो तो डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए। ओके, अब यहां से कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आप सबको ये पता है कि मैग्नेट होता है जो, उस मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। और नॉर्थ पोल से लाइन बाहर निकलती है, साउथ पोल के अंदर एंटर होती है, राइट। जितनी लाइन नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगी ना उतनी ही लाइन साउथ पोल के अंदर जाएगी। मतलब यहां पे कोई भी लाइन डाइवर्ज नहीं होगी। नो फील्ड लाइन गेट्स डाइवर्ज्ड इन मैग्नेट, समझे। और इसलिए मैं बोल सकता हूं कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। और इसका मतलब है कि नेबुला डॉट बी वेक्टर हो तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हमने अभी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में लाइन डाइवर्ज होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर ये वैल्यू निकाले नेबुला डॉट ई तो ये वैल्यू नॉन जीरो आएगी। अभी आपको यहां पे याद रखना है, क्या याद रखना है? देखो ये याद रखना है कि नॉन जीरो वैल्यू है, लेकिन कितनी वैल्यू है? नेबुला डॉट ई जो होता है उसकी वैल्यू होती है रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। बस इतना याद रख लेना, ठीक है।
यहां पे रो जो होता है वो बेसिकली डेंसिटी होता है। किसका डेंसिटी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, और इसके ऊपर से अगर हम रो की वैल्यू निकालना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 नेबुला डॉट ई। ठीक है, मैं ये सब रफ में लिख रहा हूं क्योंकि इसका डायरेक्ट यूज कभी नहीं आएगा, तो मैं जस्ट इसका एक क्या बोलता है समरी बता देता हूं। चलो समरी बता देता हूं जल्दी से। डाइवर्जेंस ऑफ ए, समरी में सिर्फ आपको याद रखने जैसी चीज कितनी है तो कितनी, नेबुला डॉट ई, सॉरी नेबुला डॉट ए होगा ना। हाँ, ये आएगा ए। डाइवर्जेंस ऑफ ए मतलब नेबुला डॉट ए। नेबुला डॉट ए का मतलब क्या होता है? डेल ए एक्स बाय डेल एक्स, डेल ए वाई बाय डेल वाई, डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ये हो गया डाइवर्जेंस में पहली चीज जो आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोला जाता है नेबुला डॉट ई, और उसकी वैल्यू होती है रो अपॉन एप्सिलॉन 0 विच इज नॉन जीरो। ओके, तीसरा चीज जो याद रखना है आपको, वो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोला जाता है नेबुला डॉट बी, और इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 0। ठीक है, इतना याद रखो, काम खत्म हो जाएगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं यहां से। इसके बाद हमको डिस्कस करना है कर्ल के बारे में। ये कर्ल वही होता है जो लड़कियां अपने बालों में करती है, बालों में कर्लिंग होता है ना। तो यहाँ पे कर्लिंग का मतलब भी कुछ ऐसा ही है, देखो ध्यान से। यहाँ पे कर्लिंग का मतलब समझो, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगी? ऐसे निकलती है बाहर, यू कैन सी दैट राइट। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से निकलती है। अच्छा मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंड होती है, कहीं पे कर्ल होती है? बेंडिंग या कर्लिंग इसका होता है? तो आंसर मिलेगा नो, इसका बेंडिंग या कर्लिंग नहीं होता है। तो ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है? तो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से। देखिए, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। तो अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं कर्ल निकालूं, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मुझे कर्ल क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि यहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बेंडिंग नहीं होता है, कर्लिंग नहीं होता है। लेकिन अगर मेरे पास कोई डाइपोल है, प्लस है माइनस है, इसको कहते हैं डाइपोल। ओके, प्लस है माइनस है, तो एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की सिस्टम को डाइपोल बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव लाइन जाएगी, देखो यहां से ये लाइन का बेंडिंग हुआ कि नहीं? देखो यहाँ पे बेंडिंग हुआ, फिर यहाँ पे बेंडिंग हुआ, फिर यहाँ पे बेंडिंग हुआ, यू कैन सी दैट। तो ये बेंडिंग होती है, तो ऐसे सिचुएशन में इसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं कर्ल को निकालने की कोशिश करूं, तो ये आंसर क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा। मतलब कोई भी फील्ड लाइंस कर्ल होती है कि नहीं होती है, उसका अगर आइडिया लेना है तो ये कर्ल काम आता है। लेकिन अपने लिए क्या काम आता है कर्ल? तो देखो अपने केस में कर्ल का काम क्या है? अपने केस में सिर्फ इतना याद रखना है कि कर्ल ऑफ कोई भी वेक्टर हो, कर्ल ऑफ कोई भी वेक्टर हो, तो उसको कैसे डिफाइन किया जाए? तो उसको डिफाइन किया जाता है आई जे के, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। और यहां पे आएगा ए एक्स, ए वाई, ए जेड। ओके, यहां पे आएगा ए एक्स, ए वाई, ए जेड, और इसको बोला जाता है नेबुला क्रॉस ए। तो मतलब नेबुला का ए के साथ मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो मुझे कर्ल मिलता है। अब यहां से देखो कि फॉर एनी फील्ड, फॉर एनी कंजर्वेटिव फील्ड, याद रखना कर्ल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, देन क्या होगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल 0 हो जाएगा। दिस इज नोन एज कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेबुला क्रॉस ई, ये 0 हो जाएगा। समझ में आया? सिर्फ अपने तो इतना ही याद रखना है। मान लो कोई पूछे कि, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ए अपॉन एक्स स्क्वायर आई। ओके, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, अगर ऐसा चेक करना है तो कैसे करोगे, देखते हैं। चलो कैसे चेक करते हैं इसको। तो सिंपल क्या करेंगे, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, मतलब नेबुला क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। तो देखो नेबुला क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, आई जे के, फिर डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड देन डेल बाय डेल जेड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्या होगा, एक्स कंपोनेंट उसका है ए अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई और जेड कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, 0 है। यहाँ पे 0 जे और 0 के लिए एज्यूम कर सकते हो। तो y और z कंपोनेंट जो है वो 0 है। बस यहाँ पे अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, 0। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आना चाहिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके देखो तो 0 आएगा। चलो एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, चेक कर लेते हैं। देखो i डेल बाय डेल वाई इंटू 0 और डेल बाय डेल जेड इंटू 0, तो ये टर्म आ गई 0। फिर माइनस जे, तो डेल बाय डेल एक्स इंटू 0 तो 0 हो गया। बट डेल बाय डेल जेड इंटू ए अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा डेल बाय डेल जेड ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के कैप। तो डेल बाय डेल एक्स इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। डेल बाय डेल वाई ए अपॉन एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये 0 आई। देखो अभी मैंने बोला था ना कि डेल होता है तो क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। तो देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z है तो z के सिवा जो भी वेरिएबल है दे आर ट्रीटेड लाइक अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे a अपॉन एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 j आएगा। सिमिलरली लास्ट टर्म भी 0 हो जाएगी, 0 k आ जाएगा, और इसको बोला जाता है जीरो वेक्टर। तो यू कैन से दैट के कर्ल क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड होता है तो उसके लिए कर्ल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप कि कर्ल के बारे में समझ में आ गया है। अब तीसरा चीज है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट होता है ऑफ स्केलर। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। तो देखो ग्रेडियंट को डिफाइन किया जाता है ऐसे, ग्रेडियंट ऑफ ए इज इक्वल टू नेबुला इंटू ए। और इसको कैसे लिखोगे आप, ऐसे। ओके, तो ऐसे होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या दिखाता है, तो कि इट इंडिकेट्स चेंज इन ए विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ठीक है, वो दिखाता है चेंज इन ए विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। हमने ऐसा देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज बेसिकली नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो हम यहां पे यही करते थे, डेल वी बाई डेल एक्स आई, फिर डेल वी बाई डेल वाई जे प्लस डेल वी बाई डेल जेड के। सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड गाइस। तो कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी फील्ड हो आपके पास अगर पोटेंशियल है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, ग्रेडियंट ले लो, काम बन जाएगा। तो ये उसका एक अप्रोच है। बस ये अप्रोच सिखाने के लिए मैंने ये 3 चीजें दिखाई आपको। आई होप कि ये समझ में आई होगी। ठीक है, इसको यूटिलाइज कभी जरूरत पड़े तो डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम पढ़ते हैं डाइपोल के बारे में। तो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो देखो यहाँ पे फिगर दिखाई है, इस जगह पे देखना है। तो देखो एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों के बीच का कुछ गैप है, दैट इज 2a। 2a इसलिए कि मान लो इस मिड पॉइंट जो है, मान लो ओरिजिन पे हो, तो ओरिजिन से इस पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस a होगा और ओरिजिन से इस नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस भी a होगा।
ऐसा लिया अगर मैंने, तो इसके बीच का जो गैप आ जाएगा उसको बोलेंगे 2a। तो हम ऐसा बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्पेसिफिक डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय स्पेसिफिक डिस्टेंस, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके सामने है। अभी क्या है देखो ध्यान से, यहां पे डाइपोल्स आर नॉट क्रिएटेड इन लेबोरेटरी, मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, डाइपोल्स लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं होते, वो नेचुरली एग्जिस्ट होते हैं। तो नेचुरली एग्जिस्ट डाइपोल, यू कैन जस्ट हैव अ लुक, नीचे आप देखो, नीचे एक मॉलिक्यूल दिया है, दैट इज H2O मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल है ये है H2O मॉलिक्यूल। इसमें ये हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और ऑक्सीजन के पास डबल नेगेटिव होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, डबल नेगेटिव होता है। तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक बन गया डाइपोल, ये डाइपोल एक बन गया। देखो सिमिलरली एक नेगेटिव चार्ज ये है और एक पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये है, तो यहाँ पे भी एक डाइपोल बन चुका है। यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर डाइपोल। ओके, तो यहाँ पे दो डाइपोल है। ठीक है, तो यू कैन सी वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू डाइपोल। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के अंदर घुस नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। लेबोरेटरी में अगर हम डाइपोल बनाने जाए तो एक प्लस चार्ज लो एक नेगेटिव चार्ज लो, तो क्या हो जाएगा, दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे और अट्रैक्ट होके एक दूसरे को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। तो लेबोरेटरी में डाइपोल बनाना पॉसिबल नहीं है, बट नेचुरली ऐसे बहुत सारे डाइपोल्स एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डाइपोल का कंसेप्ट। डाइपोल क्या होता है, एक सिस्टम होती है जिसमें दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं डाइपोल। डाइपोल का एक एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट चीज देखोगे, यहाँ डाइपोल के साथ एसोसिएटेड एक फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोला जाता है उस फिजिकल क्वांटिटी को। चलो, इस फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन किया जाएगा, यू कैन जस्ट हैव अ लुक हियर। इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन अ डाइपोल। जैसे ये डाइपोल अपना है, ठीक है, अपना ये डाइपोल है, देखो यहाँ पे ये डाइपोल, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच का गैप 2a है, ये है डाइपोल। तो अल्टीमेटली हम ऐसा बोलेंगे कि दिस इज अ डाइपोल, दिस इज अ डाइपोल विथ चार्ज q। ठीक है, ये बोलने के लिए है, टर्मिनोलॉजी है ये। ठीक है, यानी इस टर्मिनोलॉजी से हमको पता चलता है कि इस डाइपोल पे कौन सा चार्ज है। ओके, इस डाइपोल पे कौन सा चार्ज है वो मुझे पता चलता है इस टर्मिनोलॉजी से। तो मुझे करना क्या है डाइपोल मोमेंट के लिए, मैं ऐसे याद रखता हूं, देखो डाइपोल मोमेंट होता है P। उसको याद रखने का तरीका क्या है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, इसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। तो देखो यहाँ पे चार्ज क्या है, इस डाइपोल का चार्ज है Q, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन देखो कौन सा है, 2a है, तो यहाँ पे 2a ले लिया। तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। और उस डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मतलब डाइपोल मोमेंट का वेक्टर अगर कुछ होगा तो वो वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा। ओके, दैट वेक्टर विल बी ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अभी यहाँ पे आप देखो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर है ना, इस तरफ मिलेगा p वेक्टर, और इसका जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है इस तरफ मिलेगा, वो भी क्या होगा, p वेक्टर होगा। ओके, और इन दो p वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिलेगा इस डायरेक्शन में, जो आपको यहाँ पे मैंने वेक्टर के फॉर्म में दिखाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के लिए नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कुछ मिलती है, राइट। समझ में आया डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट मतलब चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ।
बस इतना याद रखो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो, अब चार्ज जो होता है, तो चार्ज का यूनिट देखो कूलम होगा, और 2a इज द डिस्टेंस, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। इसलिए डाइपोल का यूनिट जो होता है, डाइपोल मोमेंट का यूनिट वो होता है कूलम इंटू मीटर, और ये जो है वो उसका क्या है, डायमेंशन है, राइट। आप जानते हो डायमेंशन कैसे निकालना है, तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द डायमेंशन। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, चलो जल्दी से। चलो, अब डाइपोल के बारे में कुछ फैक्ट्स है वो हम जान लेते हैं। तो कि देखो डाइपोल क्या होता है कि उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के और ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। तो दो चार्जेस का ओवरऑल टोटल चार्ज देखोगे तो माइनस क्यू और प्लस क्यू मिलके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट चार्ज ऑन द डाइपोल हमेशा जीरो होता है, याद रखना। नेट चार्ज ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। अच्छा, फिर डाइपोल में जैसे यहाँ पे डाइपोल है, फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का हाइड्रोजन का रेडियस आप जानते हो, हाइड्रोजन एटम में रेडियस कितना छोटा होता है, और ये ऑक्सीजन का रेडियस भी बहुत ही छोटा होगा। ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा रेडियस होगा इसका। तो आप सोच सकते हो कि प्लस और माइनस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा। यूजुअली वो 10⁻⁻5 मीटर से लेके 10⁻⁻4 मीटर की रेंज में होता है, अगर बड़ा डाइपोल है तो भी। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है प्लस और माइनस इज वेरी नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और हम ऐसा बोल ही सकते हैं कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज टेक्निकली एक दूसरे से दूर है, लेकिन ओवरऑल देखने जाए तो इनके बीच का डिस्टेंस इतना कम है कि वी कैन ट्रीट देम ओवरलैपिंग ईच अदर। और ओवरलैपिंग ईच अदर तो हम क्या बोलेंगे कि टोटल चार्ज ऑन द डाइपोल क्या है, जीरो है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है हम इग्नोरेबल बोलते हैं, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तब इस छोटे से डिस्टेंस की बहुत बड़ी इफेक्ट आती है, दैट वी शैल सी। चलो, अब देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल इज नॉन जीरो इवन इफ टोटल चार्ज ऑन द डाइपोल इज जीरो। अब डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड खुद का कुछ मिलता है, वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। मतलब डाइपोल का टोटल चार्ज कितना है, तो कि जीरो है। और अगर टोटल चार्ज ही जीरो है तो फील्ड कहां से होगा। अब तक तो हमने ऐसा ही सीखा था, फील्ड किसकी वजह से होता है, तो कि चार्ज की वजह से होता है। लेकिन चार्ज ही अगर जीरो हो तो फील्ड क्यों मिलता है। तो एक्चुअली यहां पे चार्ज जीरो होने के बावजूद फील्ड हमको मिलता है। और कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, कमिंग सून, आने वाला है इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। अब देखो यहां पे फिर से इस वाटर मॉलिक्यूल के पास आओ। इस वाटर मॉलिक्यूल के पास एक डाइपोल मोमेंट इस तरफ है और एक डाइपोल मोमेंट इस तरफ है। ओके, और ये दोनों डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो होता है, वो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, राइट। तो ये जो डायरेक्शन है वो नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। ये जो डायरेक्शन है वो नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। और नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है मतलब क्या, ऐसा कोई भी सिस्टम जिसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं। और जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसके बीच का थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस बता देता हूं। देखो, पोलर मॉलिक्यूल अगर होता है तो उसके लिए पी नेट क्या मिलेगा, नॉन जीरो मिलेगा। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उसके लिए नेट डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, राइट। समझ में आया, इतने याद रखना है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो पोलर मॉलिक्यूल हुआ, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। हाँ। और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द डाइपोल, हम ऑलरेडी पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी फील्ड लाइंस कैसे होगी। लेकिन स्टिल यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द डाइपोल, राइट। तो डाइपोल के बारे में जितना बेसिक्स जानना था वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। चलिए अब क्या करते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड को। सबसे पहले हम डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। और डाइपोल में कैसे बनाता हूं, देखो ये है एक पॉजिटिव चार्ज, ये है ओरिजिन, और यहां पे है एक नेगेटिव चार्ज। ये डिस्टेंस है a और ये डिस्टेंस भी है a। टोटल गैप बिटवीन दिस टू डाइपोल इज बेसिकली 2a।
अब ये पॉइंट लेता हूं मैं यहां पे, दिस इज द पॉइंट P। मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है दैट इज Z एक्सिस, इसको Z एक्सिस मान लो। तो ये ओरिजिन से मान लेते हैं कि ये Z जितने डिस्टेंस पे है, चलो Y एक्सिस ही मान लो, अपने ट्रेडिशनल अप्रोच Y एक्सिस का होता है ना, ट्रेडिशनली हम वर्टिकल एक्सिस को Y लेते हैं, मतलब मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप सबको, तो ये एक्सिस को अपने Y ले लेते हैं। चलिए, तो ये जो डिस्टेंस होगा वर्टिकल डिस्टेंस ओरिजिन से इस पर्टिकुलर पॉइंट P का, उस वर्टिकल डिस्टेंस को क्या कहते हैं, Y कहते हैं। ठीक है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है बिकॉज ऑफ द डाइपोल। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो डाइपोल के अंदर दो चार्ज होते हैं, तो क्या करेंगे, दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, दोनों का वेक्टर एडिशन कर देंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद आया, हमने यही किया था। सिस्टम में अगर दो या दो से ज्यादा चार्जेस हो तो क्या करना है, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से फील्ड का कैलकुलेशन करो और जितने भी फील्ड मिल जाए उस सबका क्या कर दो, वेक्टर एडिशन कर दो, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या होगी। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, जस्ट अ मिनट गाइस, उसको हम ऐसे लिखते हैं, वेक्टर E इज इक्वल टू ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उन दोनों का क्या करना है, वेक्टर एडिशन करना है। चलो वेक्टर एडिशन करते हैं। पहले पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, तो कि इतना है ना, और ये डिस्टेंस कितना है, तो कि y माइनस ए जितना है कि नहीं, y माइनस ए जितना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर k, पॉजिटिव चार्ज q, और डिस्टेंस है y माइनस ए का होल स्क्वायर। और ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज मूविंग अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में होगा, y डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में होगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, y कैप लिखता हूँ, y कैप नहीं सॉरी j कैप लिखता हूँ। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस पहले पॉइंट P से कितनी है देख लो। तो ये पॉइंट P का पोजीशन है और ये नेगेटिव चार्ज का पोजीशन है, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, यू कैन सी दैट, तो ये टोटल डिस्टेंस होगा y प्लस ए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, प्लस k इंटू माइनस क्यू अपॉन y प्लस ए। ओके, चलो अब ध्यान से देखना, यहां पे गलती जो कॉमन स्टूडेंट्स करते हैं वो गलती मैं नहीं करने वाला। अब यहां पे पीछे क्या लिखूंगा मैं, तो नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो मुझे टेक्निकली यहां पे क्या लिखना चाहिए, माइनस जे लिखना चाहिए। लेकिन देखो जैसे ही माइनस जे लिखा, इसका मतलब है कि मैंने इस चार्ज को नेगेटिव कंसीडर कर लिया, तो ऑलरेडी माइनस जे लिखने से चार्ज नेगेटिव कंसीडर हो जाता है, तो फिर यहां पे मुझे वो चार्ज को नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। सो आई ऑलवेज कीप दिस पर्टिकुलर थिंग एज अ पॉजिटिव वन। दो में से कोई एक जगह पे नेगेटिव लिखो, या तो चार्ज नेगेटिव लो तो फिर डायरेक्शन उसके हिसाब से प्लान करो, लेकिन गलती हो ही जाती है। इसलिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि जब भी आप वेक्टर लिखो ना, तब उसके मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को हमेशा सेपरेट रखो। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर वाले फॉर्मूला से मिल जाएगा, जो मैंने यहाँ पे के क्यू बाय आर स्क्वायर वाले फॉर्मूला से लिख लिया। लेकिन मुझे पता है कि नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नीचे की तरफ, माइनस जे की तरफ, इसलिए मैं माइनस जे लिख रहा हूं यहाँ पे। ये माइनस जे का मतलब ही क्या होता है, माइनस जे का मतलब ही होता है कि वो चार्ज क्या था, नेगेटिव था। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, के और क्यू कॉमन निकल जाएगा, 1 अपॉन वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस प्लस नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस जे है ना,
यहां पे माइनस कर देते हैं। चलो ये माइनस 1/y प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा j। ठीक है, ऐसा हो गया। अब k की जगह पे 1/4πε0 लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो मैं लिख लेता हूं। अब यहां पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो y प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, और नीचे होगा माइनस, बाद में आएगा जे कैप। ठीक है, समझ में आया यहां तक? चलो यहां से आगे बढ़ते हैं फिर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो अब तक डिराइव किया वो कुछ ऐसा है, Q अपॉन 4πε0 y प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर y माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, और पीछे क्या आ रहा था, जे कैप आ रहा था। अब देखो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं यहां पे, तो एलसीएम ले लिया है लेकिन एक्सपांशन कर देते हैं। एक्सपांशन क्या आएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 2ay प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ay माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ओके, तो चलो यहां पे क्या होगा उसके बाद, तो वाई स्क्वायर चला गया, ए स्क्वायर चला गया, तो 4ay नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। हर जगह पे पीछे क्या है, जे कैप है ही। ओके, तो ये बेसिक आंसर आ चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा अपनी तरह से उसको मॉडिफाई करते हैं। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1/4πε0, फिर Q इंटू 2a कर रहा हूं मैं। ठीक है, और यहां पे आएगा 2i, और नीचे क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर और जे कैप। तो ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, ऊपर न्यूमरेटर देखो, यहाँ पे इस जगह पे ऊपर न्यूमरेटर देखो, Q है, 4 है, A है, Y है, तो 4ay इंटू क्यू, और यहाँ पे अभी न्यूमरेटर आप देखो तो यहाँ पे भी 4ay दिख रहा है आप सबको। मैंने सिर्फ क्या किया है, रीअरेंज किया है सबको, और रीअरेंजमेंट करने के बाद मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है दैट इज 1/4πε0। Q इंटू 2a होता है P, उसके बाद आएगा 2y, फिर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेस टू 2, और यहां पे j। ठीक है, तो यहां पे ये वैल्यू पर्टिकुलरली मेरे पास आ चुकी है गाइस। ओके, इज दैट अंडरस्टूड परफेक्टली? अब यहां पे ध्यान से इस फिगर को देखो, अपने क्या सीखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। देखो ये अपना डाइपोल है, ये जो पोर्शन दिख रहा है इतना, दैट इज अवर डाइपोल। इस डाइपोल में नेगेटिव चार्ज नीचे है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का वेक्टर होगा कि नहीं होगा? तो आप देखो कि वाई डायरेक्शन एंड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं? समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं वाई डायरेक्शन और कौन सी डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। तो फिर मैं यहां पे अब इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो E is equal to 1/4πε0 P इंटू 2y, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड देन यहां पे मैं P कैप लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि J कैप और P कैप क्या होंगे, सेम होंगे।
क्योंकि डायरेक्शन सेम है, वाई डायरेक्शन बोलो या डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बोलो, ये दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये आंसर तो आ चुका है मेरा, क्या आंसर आया है देखो। इस P को है ना अपने हमेशा यहां पे लिखते हैं, ट्रेडिशनली उसको थोड़ा सा अलग लिखा जाता है, ये हो गया P। तो ये आपका आंसर है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल को ई पैरेलल भी कभी कभी बोला जाता है। बट एक कंडीशन है, व्हेन y इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। ऐसा क्यों, फिगर से देखो जरा, ये y होता है ना, कौन सा y, ये वाला y, ये y और ये रहा a। तो y अगर ये पॉइंट P अगर हमने बहुत दूर ले गए, हम उसको पॉइंट P इज सपोज वेरी वेरी मच फार, और वो वेरी वेरी मच फार होता ही है। क्यों होता है, क्योंकि हमने पहले से ही बोला कि डाइपोल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो गैप होता है वो गैप बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, ये गैप बहुत ही छोटा होता है, तो छोटे से गैप की वजह से अगर ये y जो होगा तो दैट विल बी वेरी लार्ज। अगर ये सोच लो ना, y अगर मेरे पास 5 सेंटीमीटर भी है ना, 5 सेंटीमीटर, फिर भी वो डाइपोल की साइज के सामने 5 सेंटीमीटर बहुत बड़े हो जाते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, ठीक है, हम जनरल फॉर्मूला डिराइव करना चाहते थे इसलिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट y हमेशा ग्रेटर देन a होता ही है। और ऐसी सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, हम ए को इग्नोर करेंगे तो ये y रेस टू 4 आ जाएगा। एंड देयरफॉर फ्रॉम अबव फॉर्मूला, ओके, फ्रॉम अबव फॉर्मूला ऐसा बोल सकते हैं 2y ऐसे ही रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, y रेस टू 4 आ जाएगा और यहाँ पे p कैप आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, ई पैरेलल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखो y और y का रेस टू 4 जो है वो नीचे y क्यूब बन जाएगा और ऊपर बचेगा सिर्फ 2p, 2p इंटू पी कैप। सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड intensity on the axis of dipole। ठीक है, और ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब y इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो, a हो, और वो होता ही है। ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो होता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया। क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया कि E जो है दैट इज E पैरेलल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y क्यूब हुआ, राइट। यूजुअली आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक दूसरे के प्रपोर्शन में होते हैं, और फोर्स जो होता है कूलम फोर्स दैट इज अकॉर्डिंग टू 1/r² होता है। तो टेक्निकली F 1/r² के प्रपोर्शन में होने की वजह से E भी क्या होता है, 1/r² के प्रपोर्शन में होता है, जैसे k3/r² हमने देखा था। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में वो रूल यहां पे दिख नहीं रहा है। देखो ये 1/r² की जगह पे 1/r³ की प्रोपोर्शनलिटी यहां पे मुझे दिख रही है। ऐसा क्यों, सोचते रहिए थोड़ा बहुत, इसके बारे में मैं जल्द ही बात करने वाला हूं। टिल देन आपके दिमाग में आपका आंसर रेडी रखिए, दैट्स व्हाट आई वांट। अब मैं जब आंसर बोलूंगा तब आपका सोचा हुआ आंसर और मेरा आंसर अगर परफेक्ट हो जाएगा दैट मींस यू आर जेन्युइनली अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट। ओके, लेट अस टेस्ट योरसेल्फ, खुद अपने आप को टेस्ट करो इस पर्टिकुलर जगह पे। आज के लेक्चर में ही मैं इस पर्टिकुलर चीज को बोलने वाला हूं। टिल देन थिंक ओवर इट। चलो ये हो गया काम खत्म। ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है। अब जो हमको निकालना है वो निकालना है ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। अब इक्विटोरियल लाइन पहले किसको कहते हैं समझ लो।
जैसे ये डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज है, ये ओरिजिन है, और यहां पे डाइपोल का नेगेटिव चार्ज है। ओरिजिन पॉजिटिव चार्ज और यहां पे है नेगेटिव चार्ज। चलो, ये डिस्टेंस कितना होगा a, और ये डिस्टेंस भी कितना है a। अब ये डाइपोल की जो एक्सिस है ना, लेट अस से ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस है, मान लो ये z भी हो सकती है, ये x भी हो सकती है, मैं x लेता हूं क्योंकि अपने यूजुअली x लेने की हमको आदत है। तो ये x एक्सिस हो गई ना, उसको कहते हैं इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन मतलब परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, इक्विटोरियल लाइन मतलब परपेंडिकुलर लाइन। तो ये डाइपोल जिस जगह पे है, देखिए ये डाइपोल है, इतना पोर्शन जो है ना वो डाइपोल है, इतना पोर्शन जो है वो डाइपोल है। मैं थोड़ा सा कलर बदल के दिखा देता हूं, चलो। ये हो गया डाइपोल। अब इस डाइपोल की वजह से मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। कैसे करेंगे देखते हैं, चलिए। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना वो इस डायरेक्शन में होगा, ई पॉजिटिव। और नेगेटिव चार्ज जो होगा उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ओके, नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये है नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अपने ई प्लस बोलते हैं और इसको ई माइनस बोलेंगे। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरफ आएगा, तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई। तो हमको ये ई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ई, देखो ध्यान से। तो जरा यहां पे ध्यान से देखना, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में ये ई प्लस है, उसके अगर दो कंपोनेंट ले लेता हूं, एक कंपोनेंट इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, मान लो कि ये थीटा है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट होगा ई प्लस कॉस थीटा, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, ई प्लस साइन थीटा आएगा। सिमिलरली यहां पे ई माइनस की अगर मैं कोई कंपोनेंट लेता हूं, ठीक है, ई माइनस के अगर मैं कंपोनेंट लेता हूं तो क्या होगा, देखो ये थीटा होगा, अगर ये होगा 90 माइनस थीटा, फिर तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये फिर से थीटा हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये ई माइनस कॉस थीटा कंपोनेंट इस तरफ आएगा और ई माइनस साइन थीटा कंपोनेंट मुझे इस तरफ मिलेगा, राइट। अब आप यहां पे देखते हो कि दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, प्लस क्यू और प्लस क्यू। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एज डाइपोल हैज टू चार्जेस with equal magnitude, okay,
हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई प्लस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ई माइनस, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए ना। ई प्लस और ई माइनस के जो मैग्नीट्यूड्स है वो सेम होने चाहिए, और उसकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो ये ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है और सेम मैग्नीट्यूड का है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, और उसकी वजह से मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी मुझे क्या मिलेगी, तो ई प्लस साइन थीटा प्लस ई माइनस साइन थीटा मिल जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि ई प्लस और ई माइनस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो आइदर ई प्लस लिखो या ई माइनस लिखो, डजेंट मैटर। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, दोनों अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो ये डबल हो जाएगा ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ई प्लस साइन थीटा, वो हो जाएगा 2 टाइम्स ई प्लस साइन थीटा। कोई भी ले लो, ई प्लस ले सकते हो या ई माइनस ले सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट एक्चुअली। ठीक है, अब देखो ये ओ से लेके पी तक का ये जो डिस्टेंस है ना, दैट डिस्टेंस इज एक्स। ओपी इज द ओपी डिस्टेंस क्या है, एक्स है। ओपी डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स। इस पॉइंट को अपने ए बोलते हैं और इस पॉइंट को अगर बी बोले तो क्या होगा, एपी क्या होगा, एपी होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो है वो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो साइन थीटा की वैल्यू डालेंगे, ई प्लस की वैल्यू डालेंगे, देखते हैं क्या आता है। 2 ई प्लस यानी प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे जो चार्ज है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, क्योंकि यहाँ पे आर जो है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आर है ना, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा। और साइन थीटा क्या होगा, तो के ऑपोजिट साइड बाय हाइपो, ऑपोजिट साइड कितनी है, ए है, और हाइपो कितना है भाई, तो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जितना है। तो यहां से मुझे क्या पता चला, देखो 1/4πε0 अलग ले लेता हूं, Q इंटू 2a ऊपर आ गया और नीचे क्या आया, Q इंटू 2a देखो ऊपर आ चुका है, समझ रहे हो भाई। Q इंटू 2a ऊपर है और नीचे क्या होगा, तो देखो नीचे है ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1, और साइड में यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू हाफ बोल सकते हैं ना इसको। तो यहाँ पे ई का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/4πε0 Q इंटू 2a अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पे हमको ये आंसर मिला। एंड ये कौन सी डायरेक्शन में, अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन, अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। ओके चलो इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमको कुछ मिला है ऐसा आंसर, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 2a, और नीचे क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। बट हम ये जानते हैं कि Q इंटू 2a तो क्या होता है भाई, P होता है, और ये हमने नेगेटिव वाई डायरेक्शन यानी माइनस जे कैप लिख दिया है। वेक्टर के फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं,
तो यहाँ पे इसके ऊपर से मैं क्या लिखूंगा कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2a क्या होगा, P होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2 एंड देन माइनस जे होगा, राइट। ऐसा कुछ हो जाएगा ना। अब क्या, ये हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन हम यहां पे भी वो कंडीशन यूटिलाइज करेंगे। कौन सी कंडीशन भाई, व्हेन x इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, क्योंकि डाइपोल की साइज तो बहुत छोटी होती है x डिस्टेंस के हिसाब से। तो ऐसी सिचुएशन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसका मतलब ये होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो 3/2 पावर है दैट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 पावर हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब, है ना। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब, ओके। और कौन सी डायरेक्शन में, माइनस जे डायरेक्शन में। बट हम जानते हैं कि पी कैप इज इक्वल टू जे कैप, एंड देयरफॉर इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फॉर्मूला मिला वो कुछ ऐसा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाय एक्स क्यूब एंड माइनस पी कैप। समझे भाई, कैसे आया ये आंसर। सो ये हो गया फाइनल आंसर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, this is the electric field intensity of dipole on its इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो हमको यहां से पता चलेगा। इज दैट परफेक्टली अंडरस्टूड गाइस, समझ में आया, एकदम समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। चलो तो क्या करेंगे अब नेक्स्ट, देखिए देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर मुझे देने हैं। पहला तो आंसर ये है कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल इज नॉट जीरो इवन इफ द टोटल चार्ज ऑन द डाइपोल इज जीरो। तो उसका आंसर मैं देता हूं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं। अब मुझे कोई बोलता है कि भाई साहब आप क्या करो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। ठीक है, मुझे कोई बोलता है कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। ऐसे इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज बेसिकली 2a। अरे यार चलो फिर से बनाते हैं, ये लाइन टेढ़ी जा रही है आज भाई। चलो सीधी करते हैं लाइन को। ठीक है, कितनी चल जाएगी, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये पॉइंट है पी। तो ये जो डिस्टेंस है ये दोनों के बीच का गैप है, डाइपोल के बीच का गैप। अच्छा, मुझे कोई बोलता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करो, तो अपने ट्रेडिशनल अप्रोच से जाते हैं। अपना ट्रेडिशनल अप्रोच ये था कि जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है उस पॉइंट पे अपने क्या करते थे, एक टेस्ट चार्ज रखते थे। चलो मैंने मान लो कि Q0 जितना टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख दिया, तो इस Q0 को
इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, रिपल्जन होगा इस तरफ, ओके। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इस तरफ अट्रैक्शन होगा। अब टेक्निकली देखो, माइनस से ये जो डिस्टेंस है पी का, वो ज्यादा है किसकी कंपेयर में, प्लस के डिस्टेंस की कंपेयर में। दिस इज लेस डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है वो है मोर डिस्टेंस। तो टेक्निकली डिस्टेंस बदल गया तो फोर्स बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, तो यहां पे रिपल्सिव फोर्स जो है ना वो कम डिस्टेंस की वजह से आएगा, इसलिए रिपल्जन विल बी लार्ज वैल्यू, और ये अट्रैक्शन जो है दैट विल बी लेस। तो अब सोचो कि इस तरफ का जो फोर्स है वो लार्ज है, और इस तरफ का फोर्स जो है वो स्मॉल फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स आपको किस तरफ मिलेगा, इस तरफ मिलेगा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स मिला, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या मिलेगा आपको, उसी डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है कि नहीं मिलेगा, समझ में आया कि नहीं आया। इसका रीजन ये है कि आपका डायपोल का टोटल चार्ज 0 है, फिर भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। द रीजन इज सिंपल। सिंपल रीजन क्या है कि दो चार्ज के बीच का कोई ना कोई गैप होता है, और उस गैप की वजह से एटलीस्ट दोनों चार्ज में से एक चार्ज जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं उस पॉइंट की कंपेयर में या तो नजदीक होगा या तो दूर होगा। दोनों में से एक चार्ज नजदीक होगा, एक चार्ज दूर होगा। नजदीक वाला चार्ज थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाएगा, और दूर वाला चार्ज थोड़ा सा कम फोर्स लगाएगा। हाँ, ये फोर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा ना, दैट विल बी वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल डिफरेंस होगा, लेकिन ये नॉन जीरो डिफरेंस मिलेगा आपको। और ये नॉन जीरो डिफरेंस की वजह से नेट फोर्स नॉन जीरो होता है, और नेट फोर्स नॉन जीरो होने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाता है, नॉन जीरो हो जाता है गाइस। तो ये हुआ पहले का आंसर, द फर्स्ट आंसर, कि भाई टोटल चार्ज इसका क्या है, 0 होने के बावजूद, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्यों मिलता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको मिल चुका है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि डू यू थिंक दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल ओबेज कूलम्स लॉ। क्योंकि फॉर डाइपोल्स हमने देख लिया कि, सॉरी, फॉर डाइपोल, डाइपोल्स नहीं बोल सकते, फॉर डाइपोल हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। जरा पीछे चलते हैं, देखिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन को भी देखिए। यहां पे भी आप देखो, ये E जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/x³ है कि नहीं। और इससे पहले E जो था वो प्रोपोर्शनल टू 1/y³ था कि नहीं। देखो यहां पे, देखो यू कैन सी दैट वो 1/y³ था, यहां पे वो 1 क्या है, x³ है। तो हमको ये पता चला है कि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू क्या, r³। ये जनरल फॉर्म में r³ बोलते हैं, ठीक है। तो कूलम्स लॉ होता तो 1/r² होता, यहाँ पे क्या है, 1/r³ है। तो पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि ये कूलम्स लॉ है ही नहीं यहाँ पे, मतलब डाइपोल डज नॉट ओबे कूलम्स लॉ। लेकिन याद करो जरूर, मैं वापस ले जाता हूं फिर से इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए। यहां पे E प्लस जो हमने लिखा, कहां पे लिखा, देखो यहां पे ये जो वैल्यू लिखी ना हमने, ये इसको ब्रैकेट कर देता हूं, चलो। ये ब्रैकेट में जो वैल्यू हमने लिखी वो वैल्यू एग्जैक्टली है क्या, 1/4πε0 Q/r² है कि नहीं। वो वैल्यू 1/4πε0 Q/r² है, ठीक है कि नहीं। अगर वो है तो मतलब वो कूलम्स लॉ की तरह ही मैंने लिखा है। तो मैंने यहाँ पे कूलम्स लॉ को ओबे किया, और कूलम्स लॉ को ओबे किया, इसकी वजह से मेरा जो आंसर आ रहा है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r³ आ रहा है, राइट। ऐसा नहीं है कि 1/r³ दिखे तो कूलम्स लॉ नहीं है। फॉर डाइपोल E प्रोपोर्शनल टू 1/r³, ओके। दिस डज नॉट look like Coulomb's law, but in the derivation
of this result we took Coulomb's law, and therefore dipole obeys it. मैं तो यही बोलता हूँ कूलम्स लॉ है ना, इसलिए 1/r³ आया। कूलम्स लॉ ओबे नहीं होता तो कुछ और रिजल्ट आता, ठीक है, इसका मतलब कुछ ऐसा हो जाता। और अब तीसरा, अच्छा तीसरा डिस्कशन करें उससे पहले एक और चीज, ये डाइपोल ई प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है, मतलब क्या हुआ कि ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रैपिडली डिक्रीज होगा। ऑल्सो ड्यू टू ई proportional to r³, electric field reduces rapidly as one moves away from डाइपोल। अगर कोई डाइपोल से दूर जाता है, थोड़ा सा भी दूर जाएगा ना तो रैपिडली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब और वो होना भी चाहिए, क्यों होना चाहिए कि टेक्निकली डाइपोल का तो नेट चार्ज क्या है, जीरो है, ठीक है, नेट चार्ज जीरो है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आना चाहिए, लेकिन उसके सेपरेशन की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्सट्रीमली नेग्लिजिबल वैल्यू आनी चाहिए। तो नेग्लिजिबल कैसे होगा, अगर वो ट्रेडिशनल तरीके से रिड्यूस होता तो वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं होती, वो बहुत रैपिडली रिड्यूस होगा तब जाके वो नेग्लिजिबल वैल्यू मिलेगी आपको, इसलिए ये रिड्यूस होना चाहिए 1/r³ के बारे में। मैंने अपना आंसर दे दिया है, आपने अपना आंसर जो भी सोचा होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, अब जस्ट अपने आप को पूछो कि आपने सोचा था वो आंसर और मैंने जो दिया वो आंसर मैच करता है कि नहीं करता है, ठीक है, जिसका मैच करता है जस्ट मुझे बताओ, चलो कि सर मेरा आंसर जो मैंने सोचा था दैट द सेम आंसर यू बेसिकली गिव, चलो मुझे पता चल जाएगा कितना दिमाग आप चलाते हो, ठीक है, और आई एम हैप्पी अगर आपका ऐसा आंसर आता है तो दैट्स गुड। चलो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, वो मैं यहां पे लेता हूं, देखो सी यहां पे लिख लेता हूं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल एंड इक्वेटोरियल लाइन। तो पहले तो देखो ऑन एक्सिस हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा था, ई पैरेलल इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/y³, ये ऑन एक्सिस था, ओके, और ऑन इक्वेटोरियल लाइन हमारा आंसर कुछ ऐसा था 1/4πε0 p/x³। तो इन दोनों का अगर रेशियो निकालोगे आप, ई पैरेलल अपॉन ई परपेंडिकुलर, तो 1/4πε0 p कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 2 बचेगा, नीचे y³ बचेगा और यहां पे x³ आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, देखो ई पैरेलल अपॉन ई परपेंडिकुलर 2x/y होल क्यूब, ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना। और मजे की बात ये भी याद रखना, देखो जरा पीछे जाके मैं बताता हूं, चलो पीछे जाके क्यों बताते हैं, अपने यहां पे बता देता हूं, क्या बताता हूं, ध्यान से देखो कि अपने डाइपोल ऐसे लिया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज लिया, फिर यहां पे हमने नेगेटिव चार्ज लिया, ये उसकी इक्वेटोरियल लाइन ली, फिर हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे क्या मिली, इस तरफ मिली, ई पैरेलल का डायरेक्शन मुझे इस तरफ मिला 1/4πε0 2p/y³, ठीक है, फिर यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला वो मुझे नीचे की तरफ मिला, ई परपेंडिकुलर वाला,
और उसका वैल्यू मिला 1/4πε0 p/x³। यहां पे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है y, और ये जो डिस्टेंस है वो है x। तो याद रखना है इतना चीज, मतलब यहाँ पे ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर देखो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन ऐसे याद मत रखो इसको, कैसे याद रखना है वो मैं बताता हूं। देखो ये डायपोल, देखो ये डायपोल है, इससे पता चलता है कि ई पैरेलल जो है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में है, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है। सो ई पैरेलल इज बेसिकली इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, और ये ई परपेंडिकुलर जो है वो अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक प्रॉब्लम में आपको ऐसा वर्टिकल डायपोल दिया जाए, कभी कभी आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल डायपोल भी दे सकते हैं। ऐसे डायपोल दे दिया, यहाँ पे प्लस बोल दिया, यहाँ पे माइनस बोल दिया, और फिर पूछेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी। तो आपको देखना है कि माइनस यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ये इक्वेटोरियल लाइन हुआ, तो इक्वेटोरियल लाइन पे डायपोल की डायरेक्शन जो होती है उससे ऑपोजिट, यानी इस तरफ। आपको क्या मिलेगा, ई परपेंडिकुलर वाला आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, on the axis of a dipole parallel to dipole moment and on equatorial line of a dipole opposite to dipole moment। बस इतना याद रखना, ठीक है। चलो ये खत्म होते हैं, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर p मेक्स एन एंगल थीटा विद डायपोल। देखो ये पॉइंट है p, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, तो के r, प्लस q का पोजीशन वेक्टर है r1, और माइनस q का पोजीशन वेक्टर है r2, और ये अपना डायपोल है। ओके ये रहा अपना डायपोल, यू कैन सी दैट। ये है नेगेटिव चार्ज और ये जो है वो है पॉजिटिव चार्ज। ओके तो ये पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर R है ना, वो क्या कर रहा है, थीटा के सॉरी डायपोल के साथ थीटा जितना एंगल बना रहा है। और मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, तो जरा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये जो है वो है P वेक्टर ऊपर की तरफ, ठीक है। ये जो है P वेक्टर, तो इस P वेक्टर के दो कंपोनेंट ले रहा हूं मैं। एक कंपोनेंट इस तरफ लेता हूं, ये कंपोनेंट होगा P cos थीटा कंपोनेंट, और फिर दूसरा कंपोनेंट जो आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, और ये कंपोनेंट होगा P sin थीटा कंपोनेंट। अब मैं इस पर्टिकुलर एक्सिस को मान लेता हूं x एक्सिस, और इस पर्टिकुलर एक्सिस को मान लेता हूं y एक्सिस, ठीक है। तो या फिर इसको x डैश एक्सिस बोलते हैं और इसको y डैश एक्सिस बोलते हैं। चलो ओरिजिनल x एक्सिस अपनी यहां पे है, ये ओरिजिनल x एक्सिस है, और यहां पे ये ओरिजिनल y एक्सिस है, ठीक है। ऊपर की तरफ ओरिजिनल y एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओरिजिनल x एक्सिस है, और ये p cos थीटा और p sin थीटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलो अब मैं क्या कह सकता हूं, ऐसा कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, ध्यान से देखना। ये पॉइंट P जो है ना, दैट लाइज ऑन दिस P cos थीटा एक्सिस। ओके मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पॉइंट P इज ऑन द एक्सिस वेयर P cos थीटा इज बेसिकली एक्टिंग, राइट। अच्छा मान लेते हैं इस डायरेक्शन में एक छोटा सा डायपोल है, इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डैश डायरेक्शन में छोटा सा डायपोल है, और उस छोटे से डायपोल की डायपोल मोमेंट कितनी है देखते हैं। डायपोल अलोंग x dash axis has dipole moment is equal to क्या है, p cos थीटा है, एंड dipole along y dash axis
हैज डाइपोल मोमेंट, क्या है, पी साइन थीटा है। समझे? मैं मान लेता हूं कि बस एक एक्स डैश डायरेक्शन में भी एक डाइपोल है और उस डाइपोल मोमेंट, डाइपोल की डाइपोल मोमेंट है पी कॉस थीटा। तो अगर मान लो उस डाइपोल के लिए, जो डाइपोल एक्स डैश के अलोंग है, उस डाइपोल के लिए पॉइंट पी कहां पे होगा, ऑन द एक्सिस होगा। और ये वाई डैश वाला जो डाइपोल है उसके लिए पॉइंट पी क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे होगा कि नहीं होगा। देखो ये जो है वाई डैश वाला एक्सिस और ये एक्स डैश वाला एक्सिस एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एक्स डैश वाला एक्सिस इज इक्वेटोरियल लाइन फॉर व्हाट, वाई डैश एक्सिस, है कि नहीं। तो वाई डैश एक्सिस वाले डाइपोल के लिए पॉइंट पी कहां पे हुआ, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, हियर पॉइंट पी इज ऑन द एक्सिस of dipole exist along x dash. Here point P is on the axis of a dipole exist along x dash whose dipole moment is p cos theta, whose dipole moment is p cos theta। ठीक है, एंड हेंस ऐसे डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E1 लिखता हूं मैं। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कैन बी रिटन एज 1/4πε। डाइपोल मोमेंट कितनी है भाई, p cos थीटा है, तो यहां पे आएगा 2p cos थीटा अपॉन ये जो डिस्टेंस है कितना है, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज r। तो मुझे यहां पे क्या लिखना चाहिए, r³ लिखना चाहिए। ठीक है, और ये अलोंग x डैश एक्सिस है, इसलिए मैं यहां पे i डैश लिखता हूं, i डैश लिखता हूं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ये मैंने एक्चुअली कौन से फॉर्मूला को यूटिलाइज किया है, देखो ध्यान से बताता हूं मैंने इस फॉर्मूला को यूटिलाइज किया है। देखो कौन से वाले फॉर्मूला को, ये वाले फॉर्मूला को यूटिलाइज किया है। अगर ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल होता है तो हम क्या करते हैं, 1/4πε0, फिर 2p करते हैं। ऊपर न्यूमरेटर में 2p आएगा, नीचे आएगा डिस्टेंस का क्यूब। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कितनी है, 2p नहीं है, सॉरी p नहीं है, p cos थीटा है। तो 2p की जगह पे क्या आएगा, 2p cos थीटा आ जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का क्यूब, सॉरी, तो नीचे r³ आ जाएगा। तो ये हो गया E1। ठीक है, इस पॉइंट P पे ये p cos थीटा वाला जो डाइपोल है उसकी वजह से ये आंसर आएगा। चलो अब क्या करेंगे, नाउ ऐसा बोल सकते हैं कि पॉइंट P इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ dipole exist along y dash axis whose dipole moment is what, p sin theta, whose dipole moment is p sin theta। तो यहां पे E2 आ गया 1/4πε0, फिर p sin थीटा अपॉन r³। यहां पे मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ये वाला। ऑन द एक्सिस है तो सिर्फ क्या आता है, p आता है। अपने केस में यहाँ पे p की जगह पे क्या है, p sin थीटा है, इसलिए मैं सिर्फ p sin थीटा ले रहा हूं, और नीचे क्या आएगा, जो भी डिस्टेंस होगा उसका क्यूब। और हम जानते हैं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो होती है वो कौन सी डायरेक्शन में आएगी, तो माइनस p कैप के अलोंग आएगी। तो अपना ओरिजिनल डाइपोल कौन सी डायरेक्शन में, y डैश की डायरेक्शन में है। देखो p sin थीटा वाला जो डाइपोल है ना,
दैट इज अलोंग बेसिकली इस डायरेक्शन में, तो पी कैप इस तरफ होगा, तो माइनस पी कैप किस तरफ होगा, माइनस जे की तरफ होगा कि नहीं होगा। तो फिर मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे लिखता हूं माइनस जे, लेकिन वाई डैश एक्सिस है इसलिए मैं यहां पे जे डैश लिख रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, एक ये पॉइंट पी, पी कॉस थीटा वाले डाइपोल की एक्सिस पे है और पी साइन थीटा वाले डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे है। तो ऊपर मैंने एक्सिस वाला फॉर्मूला लिखा और E2 में नीचे मैंने कौन सा फॉर्मूला लिखा, इक्वेटोरियल लाइन वाला फॉर्मूला लिखा। अब इसको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, देखो कंबाइन करते हैं। E1 क्या मिला मुझे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब, और ये था ये क्या हो जाएगा, p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस जे डैश कैप था। अब क्या होगा, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा, दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी व्हाट, E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो क्या कॉमन निकलेगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब कॉमन निकल जाएगा। P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब कॉमन निकल जाएगा, और अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो कि 2 कॉस थीटा आई डैश माइनस साइन थीटा जे डैश। So this is the net electric field at point P. Okay, this is the net electric field at point P. ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो तो मैग्नीट्यूड होगा ईपी, ये P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब ऐसे ही रहेगा, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्क्वायर रूट करेंगे, पहले टर्म का स्क्वायर यानी 2 कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ईपी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब, अंडर रूट क्या मिलेगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं भाई। देखो जान 4 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, उसको मैंने कॉस स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा दो भाग में डिवाइड कर दिया, और साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और उसकी वजह से ईपी मुझे मिल जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब, और ये अंडर रूट क्या आएगा, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और उसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन यहां से मिल जाएगी, 4 डायरेक्शन टेन अल्फा वाई बाय एक्स होता है, वाई अपने केस में क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और एक्स कितना होगा, तो कि 2 कॉस थीटा। सो यहां पे क्या मिलेगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस हाफ टेन थीटा। चलो मैं आपका आज का ये होमवर्क में देने वाला हूं, ये मैंने फॉर्मूला तो डिराइव करके रखा है,
ठीक है, और ये फॉर्मूला मुझे क्या देता है, टेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस हाफ टेन थीटा। ये मुझे डायरेक्शन देता है किसकी, तो के ईटी की। मतलब अपने इस फिगर के अंदर, अपने इस फिगर के अंदर इस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पे यहां पे नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। देखो ध्यान से, ये डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, पी कॉस थीटा की वजह से इसमें इस तरफ होता है, और पी साइन थीटा की वजह से क्या होगा, इस तरफ होगा। तो इसका नेट जो मिलेगा, दैट नेट इज गोइंग टू बी दिस वे। ओके, तो ये नेट की जो डायरेक्शन है उसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स एक्सिस, उसको कहते हैं अल्फा। जरा ध्यान से देखना, फिर से थोड़ा सा फिगर बनाता हूं। ये हियर निकाल देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मुझे जगह मिल जाएगी फिगर बनाने के लिए। देखो, डाइपोल की वजह से ऑन द एक्सिस कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा कौन सी डायरेक्शन में है भाई, तो कि एक्स डैश वाली डायरेक्शन में है ना। तो एक्स डैश वाली डायरेक्शन में है, तो पी कॉस थीटा आपको किस डायरेक्शन में मिलेगा, ये एक्स डैश वाली डायरेक्शन में पी कॉस थीटा मिल जाएगा। एक मिनट, हाँ देखो, चलो पी कॉस थीटा यहां पे मिलेगा। ठीक है, ये E1 इस तरफ मिला, दिस इज E1। E2 किस तरफ मिलता है, क्योंकि E2 इस तरफ मिलता है। तो इन दोनों का पैरेललोग्राम मेथड से आप देखो तो नेट वेक्टर कुछ इस तरफ मिलेगा, और ये नेट वेक्टर ये एक्स डैश डायरेक्शन के साथ ये अल्फा एंगल बनाएगा। तो ये अल्फा और यहां पे ये एंगल है थीटा। तो ये अल्फा और थीटा के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन मुझे मिला यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना नेट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा उसके लिए अपने पास ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर केस में अगर मुझे अल्फा को मेजर करना है तो ये मेजरमेंट मुझे करना पड़ेगा कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा, और क्लॉकवाइज एंगल हमेशा नेगेटिव होता है, और इसलिए यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द थिंग्स इज वर्कआउट। अभी देखो ये पूरी चीज कैलकुलेशन याद नहीं रहेगा तो चलेगा, ये सिर्फ अप्रोच सिखाया मैंने कि ऐसी अगर सिचुएशन आए तो व्हाट अप्रोच इज रिक्वायर्ड। इस पर्टिकुलर पूरी थियरी में जो याद रखना है आपको वो इसका रिजल्ट है बस। ठीक है, इसकी फिगर याद रखनी है, इसका रिजल्ट याद रखना है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक दो बार क्या बोलते हैं, एक दो बार आप रिवाइज करते रहो, कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहो, तो ये समझ में आ जाएगा परफेक्टली कि ये क्या है। ओके, चलो इतना पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने के बाद समझ में आया सब कुछ क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे, कि नहीं समझ में आया? कोई क्वेरी हो तो पूछो यहाँ पे मुझे, जल्दी से। चलो, यहां तक समझ में आ गया है तो अपना लेक्चर आज का हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इससे आगे नहीं बढ़ते हैं। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइपोल के पोटेंशियल के बारे में, और अगर मैंने कोई डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया तो उस डाइपोल का क्या होगा। ठीक है, तो वो डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ये लास्ट वाला जो टॉपिक है, मैंने बोला इसके रिजल्ट को याद रखना, इसकी प्रोसीजर को जस्ट नजरअंदाज मत करना, एक बार नजर देख लेना, लेकिन एग्जाम के लिए पूरी प्रोसीजर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में ये प्रोसीजर पूछी नहीं जाएगी, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को डेवलप करने के लिए मैंने ये बताया हुआ है। राइट, आई होप कि ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ क्वेरी है तो डू कॉल मी, डू मैसेज मी, आप ऑन द स्पॉट मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।